के में चुनाव से पहले बहुत बड़ी किरकिरी हो जाती कांग्रेस पार्टी की। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। चलिए एक और खबर सामने आ रही है। यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि अभी बातचीत चल रही है, लिस्ट उधर से आई है और इधर से भी गई है, और जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा समाजवादी पार्टी कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। तो अब तक सीट का बंटवारा नहीं हुआ है और इसका मतलब साफ है कि क्या अखिलेश यादव अब जो न्याय यात्रा चल रही है उत्तर प्रदेश में उसमें शामिल नहीं होंगे। एक बार सुनते हैं कि आखिरकार अखिलेश ने बोला क्या, उसके बाद इस पर चर्चा होगी। उसमें 1 लाख बच्चे 100% नंबर पा गए या 10 लाख बच्चे बहुत अच्छे नंबर पा गए, तो क्या सरकार उन सबको नौकरी देगी? और 50 लाख कोई छोटा संख्या नहीं है। तो यहां पर आपने अखिलेश यादव को सुना। अखिलेश यादव ने तो अपनी बात रखी है। अमित, अगर क्या लगता है अगर कांग्रेस ने आज सीट नहीं बांटी तो राहुल की यात्रा से दूर हो सकते हैं अखिलेश? जाहिर सी बात है कि अगर सीट बंटवारा नहीं होता है तो ऐसे में अखिलेश हो सकता है कि तय करेंगे, अकेले चुनाव जाएंगे। और वैसे भी देखिए, देखा अगर जाता है तो अखिलेश यादव को ज्यादा जरूरत जितनी जरूरत कांग्रेस की, उससे ज्यादा कहीं जरूरत तो कांग्रेस को है। क्योंकि कांग्रेस अगर उनके साथ नहीं आती है तो ऐसे में देखना होगा कि क्या जिस तरह से समाजवादी पार्टी रायबरेली और अमेठी की सीट पे कभी अपने उम्मीदवार नहीं उतारते थे, क्योंकि गांधी नेहरू परिवार का वो सीट होता था, वहां पर कभी सोनिया गांधी कभी राहुल गांधी लड़े चुनाव, वहां पर कभी समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया। ऐसे में अगर सीट बंटवारा नहीं होता है, अगर वो एक साथ में नहीं आते हैं, तो क्या अमेठी और रायबरेली में अगर नेहरू गांधी परिवार के सदस्य चुनावी मैदान में उतरते हैं तो क्या होगा? अगर होता भी, अगर उतारते नहीं है और उतारते अगर हैं तो ऐसे में क्या होगा? तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहां पर इस वक्त जरूरत किसको ज्यादा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर सबसे बड़ी कोई पार्टी है उत्तर प्रदेश में तो वो अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी है। लेकिन साथ ही आपको समझना पड़ेगा कि किसको कितनी जरूरत है। अगर कांग्रेस को जमीन, अपनी खोई जमीन पाने के लिए समाजवादी पार्टी की इस वक्त जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से संगठन बिखर गया है कांग्रेस का, वैसे में जरूरत पड़ेगी कि समाजवादी पार्टी का सहारा मिले और जिन सीटों पर वो मजबूत हैं, लगता है उनको मजबूत है, वहां पर अगर समाजवादी पार्टी साथ में आता है तो उनको जीतने की उम्मीद बढ़ती है। लेकिन साथ ही एक और समस्या किसके लिए है? यहां पर समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट है, अगर मुस्लिम वोट को यह यकीन होता है जिस तरह से राहुल गांधी ने मुखर होकर राम मंदिर को लेकर या फिर उनके जो दूसरे सहयोगी दल हैं, जिस तरह से उन्होंने सनातन धर्म को लेकर बयान दिए हैं, जो इंडी गठबंधन के हिस्सा है, वहां पर जिस तरह के एक कह सकते हैं कि लोगों के बीच एक प्रोजेक्शन दिया गया है, एक आप कह सकते हैं कि एक राय फैलाई गई है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों के हितैषी है और वो मोदी विरोधी हैं। ये एक जो उन्होंने कोशिश की है अपने एक बनाने की, पर्सोना बनाने की, एक इमेज बनाने की राहुल गांधी ने, अगर उसमें कहीं मुस्लिम वोट कटकर बंटकर अगर वो चले जाते कांग्रेस के साथ तो नुकसान भरना होगा यहां पर समाजवादी पार्टी को। कांग्रेस के साथ आने से समाजवादी पार्टी को जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, खासतौर पर जिसका हम जिक्र कर रहे थे आपसे अभी, रोहिलखंड का इलाका हो गया या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका हो गया, यहां पर अगर कांग्रेस पार्टी के साथ आने से अगर मुस्लिम वोटों में जो बंटवारा हो सकता है, अगर ना हो समाजवादी पार्टी के पास आए तो उनको फायदा हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो ये अगर समाजवादी पार्टी अगर कांग्रेस के साथ नहीं जाती तो ज्यादा नुकसान यहां पर कांग्रेस पार्टी को होगा बनिस्बत की समाजवादी पार्टी को होगा। देखिए, समाजवादी पार्टी 11 सीटें कांग्रेस को दे चुकी है अमित, और 15 से 16 सीट ऑफर किया 15 से 16 सीट देने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस 21 से 22 सीट मांग रही है। नहीं, क्योंकि 2009 में अगर जो चुनाव हुए थे, 2009 में कांग्रेस पार्टी ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था उत्तर प्रदेश में, उन्होंने 21 सीटें जीती थी। वो बहुत मतलब माना जाता है कि वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ कांग्रेस काफी सालों बाद, 80 के बाद शायद वो पहला ऐसा मौका था जब उन्होंने इतनी सारी सीटें जीती थी। अब उसके बाद 2009 के बाद आप सोचिए 2014, 2019 के चुनाव हो चुके हैं, इतना लंबा वक्त जा चुका है। अगर आप 2009 के हिसाब से अगर सीटें मांगेंगे तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी इसमें तय होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी को पता है कि किन किन सीटों पर मजबूत है। और खासतौर पे क्या है कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहां पर समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि संभावना है कि जीतने की। साथ ही रोहिलखंड में भी समाजवादी पार्टी चाहेगी, जैसे संभल का हम जिक्र कर रहे थे, संभल में भी चाहेगी कि वो कांग्रेस को सीट क्यों दे, वो अपने पास रखे, क्योंकि वहां पर जो उनका MY समीकरण बैठता है, यानी मुस्लिम यादव समीकरण बैठता है, उसी तरह से
कोशिश अगर होगी समाजवादी पार्टी की कि वो कौन सी सीटें दी जाए जहां पर वो कमजोर है। कमजोर कौन सी है? पूरा का पूरा वेस्टर्न यूपी, क्योंकि इस वक्त जो अगर देखा जाए अब 11 सीटें उन्होंने ऑफर की है, और जो आप बोल रहे हैं कि 15 या 16 सीट दे सकते हो, इसलिए दे सकते हैं क्योंकि अब आरएलडी को सीटें नहीं देनी है। लेकिन 21 से 22 सीट मांगी जा रही है। 21 से 22 सीटें तो मुझे नहीं लगता है कि कभी भी अखिलेश यादव मानेंगे कि 21 से 22 सीट उनको दी जाए, क्योंकि 21 से 22 सीट देने का मतलब यह है कि संभावना ज्यादा रहेगी कि हारने की। और हमारे साथ रुचि भी जुड़ गई है। रुचि, इस वक्त सीट शेयरिंग को लेकर जो बातचीत चल रही है, अखिलेश यादव का तो बड़ा बयान आ गया है कि अगर लिस्ट पे हामी भर देते हैं, यानी जो ऑफर किया गया लिस्ट का आदान प्रदान हुआ है, उसके बाद ही वो न्याय यात्रा में शामिल होंगे राहुल गांधी के साथ। आखिरकार ये कहां तक पहुंचा है सीट शेयरिंग का पूरा जो मामला है अभी? और क्या लग रहा है रुचि, आज ही तय हो जाएगा सीट शेयरिंग का मामला? देखिए, इसमें दो सवाल हैं। एक तो कांग्रेस जो है 20 से 21 सीट मांग रही है और समाजवादी पार्टी 15 से 16 सीट देने को तैयार है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस कई ऐसी सीट्स मांग रही है जो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बाहुल सीट मानी जाती हैं। कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने वहां से अपना उम्मीदवार उतारने का वादा कर दिया है, इसलिए उनको वो सीट चाहिए ही, क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि वो सीट समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस हो जाएगा तो जीतना आसान होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी वो सीट्स उनको देने को तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि हमारे कैंडिडेट बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं और ये सीट देना संभव नहीं है जो मुस्लिम बाहुल सीट कांग्रेस मांग रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को भी पता है कि मुस्लिम बाहुल सीट ही ऐसी सीट्स हैं उत्तर प्रदेश में जो उनके लिए सेफ सीट मानी जाती हैं, जहां से वो जीत हासिल कर सकते हैं इस समय। तो ये दोनों बातें फंसी हैं। पिछले 2-3 दिनों से लगातार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं की अलग अलग लेवल पे बातचीत चल रही है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बताया कि कई घंटे बात हुई है, परसों तो रात में भी बात हुई है, लेकिन मामला फिलहाल सुलझ नहीं पाया। तो अखिलेश यादव ने ये साफ संदेश परसों ही दे दिया था कांग्रेस को कि जब तक सीटों पे जो समझौता है वो नहीं होगा तब तक वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। आपको याद होगा कि आज से 10-12 दिन पहले समाजवादी पार्टी ने कहा था कि अखिलेश यादव अमेठी या रायबरेली जब राहुल गांधी की यात्रा आएगी तो उसमें शामिल होंगे, लेकिन अमेठी आज यात्रा पहुंच रही है। अमेठी में जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि उनको किसी भी तरह की फाइनल हो जाता है उसके बाद ही अखिलेश यादव न्याय यात्रा में शामिल होंगे। और वाकई में इस वक्त अब देखना है कि आखिरकार कांग्रेस क्या करती है। क्या कांग्रेस अपनी जिद पर अड़ी रहेगी? 20 से 21 सीट का जो उन्होंने डिमांड रखा है, क्या जब तक पूरा नहीं होता तब तक वो गठबंधन में नहीं जाएगी समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में? और क्या अखिलेश यादव, अगर उनको लगता है कि नहीं ठीक है 21 से 20 सीटें हम दे सकते हैं, तो यह मुमकिन लगता है? लेकिन ये मुमकिन इसलिए नहीं लगता क्योंकि सबसे पहले 11 सीट का ऑफर था, उसके बाद उसको बढ़ाकर उन्होंने 15 से 16 किया था। और अगर समीकरण भी देखते हैं कि जहां पर समाजवादी पार्टी के लिए ज्यादा मुफीद लगता है कि वो कौन से इलाके हैं जहां पर कांग्रेस को सीटें दे सकते हैं, तो वो इलाके जहां पर वो कमजोर है, खासतौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका जहां पर वो कांग्रेस को सीटें दे सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इस वक्त आरएलडी के साथ जो गठबंधन है वो टूट चुका है, और जो 7 सीटें को करीब जो ऑफर की गई थी आरएलडी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो जो सीटें हैं वो ऑफर की जाएंगी। इसलिए आप लगा लीजिए करीब 15-16 सीटें अब दे सकते हैं। ज्यादा ईजी है इस वक्त अखिलेश यादव के लिए कांग्रेस के साथ बंटवारे की बात को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश के दिमाग में एक और शंका भी है, क्योंकि जिस तरह से अविनाश पांडे जो इस वक्त पूरा जो सीट बंटवारा हो रहा है, सीट शेयरिंग को लेकर जो पूरा काम देख रहे हैं अविनाश पांडे कांग्रेस के नेता है, वो कहीं ना कहीं डोरे डालने की कोशिश कर रहे हैं बीएसपी के साथ भी। वो चाहते हैं कि बीएसपी भी उनके गठबंधन में शामिल हो जाए। और देखा जाए, अगर आप आंकड़ों से समझना चाहेंगे तो अगर समाजवादी पार्टी के साथ साथ बहुजन समाजवादी पार्टी भी अगर इस गठबंधन में आ जाती है, इंडिया अलायंस में आती है, तो ऐसे में होगा ये कि जो दलित वोट है, जाटव वोट है, और साथ ही साथ जो एक मुस्लिम समुदाय का वोट है, वो भी इस गठबंधन के साथ आ जाएगा। हालांकि ये गठबंधन को देखा जा चुका है। जब समाजवादी पार्टी और साथ में कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था 2017 में, तो उसके परिणाम क्या थे सबने देखे थे। काफी चर्चा हुई थी, बातें हुई थी, लेकिन नतीजा उस तरह से निकलकर सामने नहीं आया था और बीजेपी ने सरकार बना ली थी। 2019 में बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, तो लगा था कि शायद स्वीप कर जाएंगे, लेकिन तो भी ऐसा नहीं हुआ। हालांकि बीजेपी की कुछ सीटें उन्होंने कम कर दी, लेकिन फिर भी बीजेपी 67 सीट लेकर आ गई थी, एनडीए को 67 सीटें मिल गई थी। तो ऐसे में अब देखना है कि जो ये समीकरण बनाने की कोशिश हो रही है कि जिसमें समाजवादी पार्टी भी हो, बीएसपी भी हो, कांग्रेस भी हो,
तो वो कितना मुफीद है। लेकिन अखिलेश ने साफ कर दिया है कि बीएसपी अगर गठबंधन में है तो वो फिर वो गठबंधन के अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन लगातार जिस तरह से अविनाश पांडे, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि जो सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के बीच में बातचीत को देख रहे हैं, अगर उनका बयान आता है कि वो स्वागत करते हैं बीएसपी का, मायावती का, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी शायद शंका है, कांग्रेस के दिमाग में, कि वो अभी भी रास्ता ढूंढ रहे हैं कि क्या अखिलेश के अलावा हम बीएसपी के साथ जा सकते हैं, बीएसपी के साथ अगर जाते हैं तो क्या हमें 20 से 21 सीटों का जो हम डिमांड कर रहे हैं वो हमें मिल सकता है। और यही बात शायद समाजवादी पार्टी के अंदर भी है, यानी कि अखिलेश यादव के दिमाग में भी है कि क्या जब तक फाइनल नहीं होगा तब तक मैं इस न्याय यात्रा में शामिल नहीं होऊंगा। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं सस्पेंस बरकरार है और शंकाएं मन में बहुत हैं कि आखिरकार पार्टी के साथ, कि कौन सी पार्टी किसके साथ जाएगी। अगर उत्तर प्रदेश का आप इस वक्त समीकरण को समझे, उत्तर प्रदेश में भी जो हालात हैं उस लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी के लिए अभी जो रास्ता है और बेहतर हो गया, आप कह सकते हैं कि सीट बढ़ाने के लिए और बेहतर हुआ है। खासतौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, क्योंकि जो एक कमजोर कड़ी नजर आ रही थी, कमजोर कड़ी वो आपके पूरा का पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नजर आ रहा था। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह के अभी 2022 में जब चुनाव हुए, यानी कि एक बार फिर से जब योगी आदित्यनाथ 2022 में चुनाव जीत कर आए, उस दौरान बीजेपी को जो नुकसान हुआ था, हालांकि जिस लिहाज से सोचा गया था उस लिहाज से नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जितना भी नुकसान भरना पड़ा, या फिर कह सकते हैं कि जो फायदा नजर आया किसी पार्टी को, वो पार्टी थी आरएलडी। आरएलडी के जो विधायक हैं, करीब 9 से ज्यादा विधायक वहां जीत कर निकले, तो उनको जो वहां फायदा हुआ, और उसको फायदा क्यों मिला, क्योंकि वो जो जाट समुदाय था वो एक बार फिर से अजीत चौधरी की पार्टी यानी कि आरएलडी के साथ गए। यानी जयंत चौधरी के जो पिता थे अजीत चौधरी, और चौधरी चरण सिंह के बेटे, क्योंकि जो आरएलडी है यानी कि राष्ट्रीय लोकदल, अगर इसकी नींव अजीत चौधरी ने रखी थी, उनके पिता तो जनता दल से आते थे, तो राष्ट्रीय लोकदल जब अजीत चौधरी ने बनाई और उनकी जो पकड़ जो पूरे के पूरे वेस्टर्न यूपी में पड़ी, जहां पर जाट बहुल इलाका है, वहां पर जयंत चौधरी ने 2022 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया समाजवादी पार्टी। और जब आरएलडी ने यहां चुनाव लड़े तो यहां पर आरएलडी के खाते में कई सीटें आ गई, जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। लेकिन क्योंकि जाट शिफ्ट हुए और बीजेपी ने अगर यहां पर बिल्कुल, क्योंकि किसान आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन के बाद ही ये चुनाव हुए, तो सबको लगा था कि शायद यहां से बीजेपी पूरी तरह से क्लीन स्वीप हट जाएगी, वैसा हुआ नहीं। लेकिन जितना नुकसान हुआ उस नुकसान की भी भरपाई बीजेपी चाहती है, क्योंकि टारगेट 80 का है कि 80 सीटें जीतनी है और 370 का जीतनी है। 370 अगर जीतना आपका टारगेट है तो आपको सबसे पहले काम करना होगा कि उसमें जो सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश, जहां पर बीजेपी की सरकार, वहां पर 80 की 80 सीटें आप लेकर आ जाएं। 80 की 80 सीटें लेकर आते हैं तो आपका टारगेट कितना रह जाता है, 290 का रह जाता है पूरे भारत में। तो इसके लिए आपका रास्ता, यानी कि पार्टी के लिए रास्ता आसान हो जाएगा कि वो 200 फिर फोकस करेंगे 290 सीटों पे, क्योंकि 80 सीटें आपने यहां से निकाल ली है। तो और अब जो बीजेपी ने किया कि समाजवादी पार्टी को डेंट लगाते हुए आरएलडी को अपने साथ लेकर आ गई, कांग्रेस को डेंट लग गया, और जो इस इलाके में करीब 15-16 जो सीटें हैं लोकसभा की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहां पर बीजेपी इस वक्त काफी स्ट्रांग हो गई है, क्योंकि जाट वोट प्लस बीजेपी का अपना वोट बैंक जब ये साथ में मिलेगा तो इस इलाके में जो 15-16 जो एक सीटें पड़ती हैं, खासतौर पे पूरा का पूरा इलाका पड़ता है, जहां से शुरुआत होती है मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, मेरठ। हालांकि इसमें बीजेपी ने भी 2019 में सीटें जीती हैं। इसके आसपास के तमाम जो इलाके आते हैं जाट बेल्ट में, यहां बीजेपी 15 से 16 सीटें निकाल लेगी। अब बात होती है कि अखिलेश यादव को एक बात पता है कि अखिलेश को पता है कि आरएलडी के जाने का मतलब हुआ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वैसे भी वो पहले से भी कमजोर थे, अब और कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि ये जो इलाका है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये समाजवादी पार्टी का कभी गढ़ रहा ही नहीं है। ये हमेशा से यहां पर कांग्रेस ने अच्छा किया, या फिर आरएलडी ने अच्छा किया, या फिर यहां पर बसपा यानी कि बहुजन समाज पार्टी का ये बड़ा अहम इलाका रहा है। इस इलाके में समाजवादी पार्टी से ज्यादा बहुजन समाज पार्टी ने यहां पर अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको जिताए हैं। अब यहां पर जो कॉम्बिनेशन आप जानते हैं, जाट है, मुस्लिम है, और इसके साथ ही यहां पर दलितों का एक बहुत बड़ा समुदाय यानी जाटव। तो इस पूरे इलाके में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक तरफ जाटव हो गए, एक तरफ जाट हो गए, एक तरफ मुस्लिम समुदाय हो गए। अब ये जो पूरा कॉम्बिनेशन यहां पर बनता है कि जाटों का कॉम्बिनेशन और जाटव, या फिर आप कैसे नॉन जाटव जो यहां पर दलित हैं, क्योंकि दलितों की संख्या काफी अच्छी खासी है यहां पर, तो नॉन जाटव जो यहां पर समुदाय के लोग वो बस बीजेपी के साथ आई हैं, बसपा से अलग हुई हैं। तो ऐसे में, और साथ ही साथ ओबीसी और नॉन जाट हो गए, ओबीसी के लोग हो गए, और जो यहां पर सवर्ण समाज के लोग हैं। ये जब पूरा का पूरा एक मिश्रण बनता है, एक जो वोट कॉन्सोलिडेट होता है, तो यहां पर बीजेपी का जो पलड़ा भारी हो जाता है। ये एक बहुत अहम है। इसके साथ ही
अब समाजवादी पार्टी के लिए दिक्कत क्या हो रही है? समाजवादी पार्टी के लिए दिक्कत है कि कांग्रेस अगर नहीं मानती तो ऐसे में इनको जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके यहां पर भी अपने लोग उतारने पड़ेंगे, अपने यहां पर इन्हें पार्टी के लोगों को लाना पड़ेगा। अब आरएलडी का मैं जिक्र कर रहा था, आप सोचिए कि यहां पर जो पूरा इलाका पड़ता है, इस इलाके में मथुरा, बागपत, हाथरस, बुलंदशहर, कलराना, फतेहपुर सीकरी, बिजनौर, उसके अलावा अमरोहा, साथ ही साथ मुजफ्फरनगर, बागपत, मथुरा, ये तो तमाम जो इलाके हैं, ये इलाके हैं जहां पर करीब करीब 24 ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर इस वक्त 24 ऐसे जिले हैं, जिसमें से 13 ऐसे जहां पर है बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बिजनौर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मुरादाबाद, जहां पर जो जाट समुदाय है वो बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। और इतना अहम रोल प्ले करता है इसके क्योंकि ये यहां पर डिसाइड कर देते हैं कि आखिरकार जीत किसकी होगी। तो अगर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 24 अगर आप गिन लेते हैं, 24 अगर जिले हैं, तो 24 जिलों के 13 जो सीट है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, यहां पर जाट समुदाय जिसके साथ गया उसकी जीत हो गई। और इन इलाकों में आरएलडी की पकड़ अच्छी है, जैन चौधरी की पकड़ अच्छी है। यहां पर चौधरी चरण सिंह के नाम पर जाट समुदाय इकट्ठा होता है, वोट करता है। भले ही 2012 में जो मुजफ्फरनगर के राइट्स हुए थे उसके बाद जाट समुदाय ने 2014 में बीजेपी का दामन थामा था, वो क्योंकि पूरा का पूरा जो वोट कंसोलिडेट हो गया था। अब यहां पर बीजेपी क्योंकि जाट समुदाय उनके साथ आ चुके हैं, तो यहां पर अखिलेश के लिए रास्ता मुश्किल होगा। ऐसे में अगर कांग्रेस का साथ मिलता इस इलाके में तो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अखिलेश के लिए यहां पर एक अच्छा माहौल बनता जहां से वो सीटें निकाल सकते थे। बहरहाल अगर कांग्रेस साथ नहीं भी आती है तो फोकस अखिलेश का रहेगा, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, रोहिलखंड का जो इलाका पड़ जाता है। रोहिलखंड के इलाके में आप देखिए बिजनौर की सीट है, रामपुर की सीट है, मुरादाबाद की सीट है, संभल की सीट है, ये अमरोहा की सीट है। ये सारे जो इलाके जो आएंगे, इन इलाकों में फिर एमवाई समीकरण काम करेगा। एमवाई समीकरण काम करने का मतलब है कि अखिलेश के लिए जीत का रास्ता खुलता है। लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन ना होने से क्या होगा? जब आप सोचिए कि अगर उत्तर प्रदेश में हम ये मान के चलते हैं कि अगर इंडी गठबंधन नहीं काम कर रहा, बीजेपी अलग लड़ रही है, इसके अलावा कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है, समाजवादी अलग लड़ रही है और बीएसपी चुनाव अलग लड़ रही है, तो ऐसे में क्या होगा? वोट का बिखराव होगा। लेकिन किस वोट का बिखराव होगा, यह सोचने वाली बात है। क्या उस वक्त मुस्लिम समुदाय यानी मुस्लिम वोट बैंक जो है, खासतौर पर जहां 50%, जहां प्रधानमंत्री मोदी अभी गए थे संभल में, 50% जो मुस्लिम वोटर्स हैं, क्या वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी को वोट देंगे? क्या वो कांग्रेस को वोट नहीं देंगे? क्या वो बीएसपी को वोट नहीं देंगे? लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी की जो तस्वीर हम आपको अभी दिखा रहे हैं, राहुल गांधी ने जिस तरह से अब उत्तर प्रदेश में दाखिल हुए हैं, उत्तर प्रदेश में अब वो जो प्रचार कर रहे हैं, राहुल की छवि देखिए मोदी विरोधी का बन चुका है। और जो मुस्लिम वोटर्स जो ये मानते हैं कि वो बीजेपी को वोट नहीं करेंगे और वो मोदी को एज ए एंटी मुस्लिम देखते हैं, उनके लिए राहुल गांधी का जो चेहरा है वो कहीं ना कहीं मुफीद होता है। ऐसे में अगर राहुल गांधी के कैंडिडेट इन इलाकों में वोट लेते हैं, यानी मुस्लिम वोट अगर लेते हैं, काटते हैं, तो ऐसे में नुकसान होगा समाजवादी पार्टी का। बसपा अगर यहां पर अपने कैंडिडेट्स खड़े करते हैं, मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़े करते हैं, तो ऐसे में नुकसान होगा समाजवादी पार्टी का और इसमें फायदा होगा बीजेपी का। क्योंकि 2014 में जब चुनाव लड़े थे बसपा ने और समाजवादी पार्टी ने अलग होकर, तो संभल में बीजेपी ने सीट जीता था। उससे पहले देखा, उसके बाद 2019 में जब चुनाव लड़े तो शफीकुर रहमान बर्क चुनाव जीत गए, क्योंकि उस वक्त ना सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि बीएसपी दोनों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा। अब देखना यह है कि राहुल गांधी की पार्टी यानी कांग्रेस क्या फैसला लेती है। राहुल गांधी अब प्रयागराज से अमेठी की ओर जा रहे हैं। अब अमेठी में राहुल गांधी, आप सोचिए कि कितने दिनों बाद, 2019 में चुनाव हारे थे, उसके बाद राहुल गांधी अमेठी की ओर नहीं गए। अब अमेठी में राहुल गांधी जब पहुंचे हैं तो ऐसे में देखना है कि क्या राहुल गांधी एक बार फिर से अपनी खोई हुई जमीन पर पकड़ बना पाएंगे। और बड़ी बात यह है कि स्मृति ईरानी भी इस वक्त अमेठी के दौरे पर हैं। स्मृति ईरानी ने, जिनको जायंट स्लेयर कहा जाता है, जिन्होंने क्योंकि एक बड़े नाम को चुनाव में हरा दिया था, वो ऐसी सीट जिसमें लगातार कांग्रेस जीतती रही है इंदिरा गांधी के वक्त से, यानी इंदिरा गांधी वहां पर चुनाव लड़ी, जीती। उसके बाद राजीव गांधी वहां से चुनाव लड़े, राजीव गांधी भी चुनाव जीते। सोनिया गांधी ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की 1999 में लोकसभा चुनाव से, वो भी अमेठी था, अमेठी से उन्होंने जीत हासिल की। उसके बाद वो लगातार जीतती रही। फिर उन्होंने 2004 में जाकर वो सीट अपने बेटे राहुल गांधी को दे दी और वो रायबरेली चले गए। रायबरेली से उन्होंने चुनाव लड़ा, वहां से लगातार वो जीतती रही। और अब वहां पर राहुल गांधी जब 2004 से लेकर
2014 तक वो चुनाव वहां पर लड़े, लेकिन 2019 में राहुल गांधी वहां से चुनाव हार गए और उसके बाद राहुल गांधी ने मुड़कर नहीं देखा, राहुल गांधी वहां पर गए नहीं। स्मृति ईरानी ने इस बात को लगातार अपने भाषणों में उठाया और स्मृति ईरानी को उन्होंने बताया, 4 दिन के दौरे पर गई हैं स्मृति ईरानी, जहां पर वो अमेठी में 22 फरवरी को गौरीगंज में अपना गृह प्रवेश भी करेंगी। उन्होंने मकान भी ले लिया है, क्योंकि स्मृति ईरानी ने कहा कि अब मैं अमेठी की ही हूं, मैं अमेठी की लोकल हूं। और सवाल उठता था कि स्मृति ईरानी बाहरी हैं, बाहर से आई हैं। राहुल गांधी को बताया जाता था कि कांग्रेस की ओर से कि राहुल गांधी तो अमेठी के हैं, तो इसीलिए स्मृति ईरानी ने वहां मकान बनाया है और बाकायदा 22 फरवरी को गृह प्रवेश होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा वक्त वो अमेठी में गुजार सके। तो एक बात तो क्लियर ये लग रहा है कि एक बार फिर से स्मृति ईरानी हो सकता है कि अमेठी से किस्मत आजमाएंगी, अगर पार्टी उनको टिकट देती है तो। लेकिन इस वक्त स्मृति ईरानी की तस्वीर आप देख रहे हैं, स्मृति ईरानी भी पहुंची हुई है, जो छोटे छोटे पंचायत लेवल पर जाकर लोगों के साथ बातचीत कर रही हैं, किस तरह के काम हुए हैं, लोगों की समस्याएं हैं, क्योंकि चुनाव आ चुका है, कैंपेन मोड में नेता आ चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी कितना वक्त गुजारेंगे अमेठी में, जहां से वो एक बार नहीं 2004, 2009, उसके बाद 2014, 3 बार लगातार सांसद रहे। 2004 से 2009 रहे, 2009 से लेकर 2012 तक रहे, 2009 से उसके बाद लेके 2014 तक, माफ कीजिएगा, तो 2009 से 2014 तक रहे। तो लगातार जब वो 3 बार वहां से सांसद रहे, चौथी बार चुनाव हार गए। मतलब 2004, 2009, 2014, 3 उन्होंने टर्म्स वहां से किए और उनका परिवार तो उससे पहले से भी अमेठी से जुड़ा हुआ है। ऐसे में वहां पर उसको पूरी तरह से उस जगह को छोड़ देना, उस जगह से अलग हो जाना, ऐसे में क्या एक बार फिर से अमेठी की जनता राहुल गांधी को स्वागत करने के लिए तैयार है? ये एक इस वक्त बहुत बड़ा सवाल रहेगा सबके जहन में। राहुल गांधी कि आप देख सकते हैं जिस तरह से इस वक्त अपने यात्रा के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और एक और बात जो सामने आई है, अजय राय की ओर से कहा गया है कि जो अमेठी की सीट है और साथ ही साथ जो रायबरेली की सीट है, ये दोनों सीटें ही गांधी परिवार की हैं और गांधी परिवार के लोग ही यहां पर चुनाव लड़ेंगे। ये एक बात बहुत क्लियरली कहा गया है। अब राहुल गांधी चुनाव यहां से लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। राहुल गांधी ये चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं, ये भी देखना होगा। क्या प्रियंका गांधी चुनाव में उतरेंगी, क्योंकि सोनिया गांधी तो इस वक्त चुनाव नहीं लड़ रही हैं। अगर चुनाव नहीं लड़ेंगी तो ऐसे में ये सीट किसको दी जाएगी? अगर राहुल गांधी चुनाव फिर से साउथ से जाके लड़ते हैं, फिर क्या होगा? तो कुल मिलाकर ये देखना है कि आखिरकार इस वक्त कांग्रेस पार्टी के पिटारे में है क्या। देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला रहे हैं, आज और कल रुकने का प्रोग्राम है। 5 विधानसभा को कवर करेंगे राहुल गांधी और तिलोई में विधानसभा में जाकर उन्होंने जनसभा को संबोधित करना है। दूसरी तरफ यहां पर स्मृति ईरानी है, स्मृति ईरानी का 4 दिन का दौरा है। अमेठी के सलोन विधानसभा में वो जनसंवाद करेंगी आज, और 22 फरवरी को जैसा मैं बता रहा था कि वो गृह प्रवेश में शामिल होंगी। लेकिन बड़ी बात तो आखिरकार ये है कि स्मृति ईरानी को टक्कर देने के लिए क्या राहुल गांधी तैयार हैं? जिस तरह से स्मृति ईरानी ने लगातार यहां पर काम किया है, जिस तरह से उन्होंने गांधी परिवार के गढ़ को ढा दिया है, उसके बाद ये बहुत बड़ी चुनौती है इस वक्त राहुल गांधी के लिए को यहां पर किसी तरह से एक बार फिर से कांग्रेस का परचम लाए। 3 बार से सांसद रहे, जिसका जिक्र किया था। साल 2014 में 1 लाख वोटों से स्मृति ईरानी ने इनको स्मृति ईरानी को हराया था। उसके बाद 2019 में 55,000 वोटों से राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने हराया। यानी 2014 में स्मृति ईरानी हारी थी। हारने के बाद उन्होंने छोड़ा नहीं था, उन्होंने साथ नहीं छोड़ा था, वो लगातार यहां पर बनी रही थी। और यही वजह है कि 2019 में उसका फल स्मृति ईरानी को मिला। यही कहा जाता है कि स्मृति ईरानी जब 2014 में हारी तो सबको लगा था कि अब हार गई तो वापस नहीं आएंगी, लेकिन वो लगातार दौरा करती रही अमेठी का। अमेठी में उन्होंने जनसंपर्क किया, लोगों के साथ वो जुड़ी रही, जो उन्होंने काम किए लोगों के बीच जाकर, वो उसका फायदा उनको 2019 में मिला। हालांकि राहुल गांधी ने जैसे ही वो 2019 में चुनाव हारे तो उनका पूरा फोकस वायनाड की ओर शिफ्ट होगा, क्योंकि वायनाड से वो जीते थे। उसके बाद वो वायनाड में गए और अमेठी में ना जाने की वजह से अब जनता के बीच में कितनी साख उनकी बची है, इसे भी देखना होगा। अब अमेठी की बात की जाए तो नेहरू गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है, और साथ ही साथ अमेठी लोकसभा के इतिहास को अगर देखें तो करीब करीब स्वतंत्र भारत की पहली बार 1952 में लोकसभा चुनाव यहां पर हुआ था। 1952 में हुए थे, तो उस वक्त अमेठी सुल्तानपुर दक्षिण लोकसभा सीट का हिस्सा हुआ करता था। और
कांग्रेस के बालकृष्ण विश्वनाथ पहली बार यहां पर से सांसद बने थे, यानी कि जो ये सीट रही है परंपरागत रूप से सबसे पहले से भी ये कहीं ना कहीं जो सीट है कांग्रेस के खाते में रही। 1962 के लोकसभा चुनाव में राजा रणजय सिंह मुजाफिरखाना से लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर सांसद बने थे, क्योंकि ये जो इलाका है अमेठी का उस वक्त ये आसपास के इलाकों से जुड़ा हुआ था। 1967 में आम चुनाव में अमेठी लोकसभा सीट अस्तित्व में आई थी। इससे पहले जो सीट थी किसी न किसी दूसरे सीट के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन तब भी वहां पर कांग्रेस की ही पकड़ रही थी। वैसे भी आजादी के बाद ज्यादातर सीटों पे कांग्रेस की पकड़ रही, लेकिन 1967 में ये सीट लोकसभा कह सकते हैं कि अलग सीट बनी अमेठी की लोकसभा में 1967 में। उसके बाद इस सीट पर कांग्रेस के विद्याधर वाजपेयी सांसद बने थे। बीजेपी के गोकुल प्रसाद को उन्होंने हराया था। ये उसकी मतलब उस दौर की बात है 1967 की। 1977 में इमरजेंसी जब लगे तो कांग्रेस ने राजा रणजय सिंह के बेटे संजय सिंह जो कांग्रेस में हुआ करते थे उनको उन्होंने प्रत्याशी बनाया था। उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है संजय सिंह ने, लेकिन तब वो जनता पार्टी से चुनाव हार गए थे और भारतीय लोकदल के रविंद्र प्रताप सिंह सांसद चुने गए थे। 1977 का जो वक्त था, जब इमरजेंसी के दौर का वक्त था। उसके बाद 1980 में कांग्रेस ने एक बार फिर से इस सीट पर अपनी पकड़ मजबूत की थी और यहां पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी चुनाव जीते थे। मतलब 1967 में पहली बार यह सीट बनी, लोकसभा सीट बनी। उसके बाद यहां पर पहले कांग्रेस ने जीत हासिल की, 77 में यहां पर एक बार नहीं जीत पाए। 77 की जैसे इमरजेंसी की बात आई तो यहां पर दूसरे पार्टियों की जीत हुई, लेकिन 1980 में एक बार फिर से यहां पर वापसी हुई कांग्रेस की और इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने यहां पर सांसद बने। अब 23 जून 1980 को यहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी संजय गांधी की दुर्घटना में, प्लेन की दुर्घटना में। उसके बाद 1981 में उपचुनाव में इंदिरा गांधी के बड़े बेटे राजीव गांधी ने यहां पर चुनाव जीता। तो 80 के दशक से लगातार ये गांधी नेहरू परिवार का गढ़ रहा है। तो राजीव गांधी ने यहां पर लगातार चुनाव जीते। 84 में लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी एक बार फिर से अमेठी से जीते। उसके बाद 1989 और 91 में लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी एक बार फिर से अमेठी सीट से चुनाव, क्योंकि 89 और 91 बहुत जल्दी चुनाव हुए थे, क्योंकि उस वक्त जो गठबंधन की सरकार थी केंद्र में बनी फिर गिरी, इसलिए एक के बाद एक चुनाव होते थे। तो 1991 में एक बार फिर से अमेठी से ही राजीव गांधी यानी राहुल गांधी के पिता सांसद बने। अब राजीव गांधी की फिर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद 1996 में जब अमेठी में फिर से उपचुनाव हुए, जिसके बाद कांग्रेस के सतीश शर्मा जो थे वो सांसद बने यहाँ से, और इसीलिए लगातार कह रहे हैं कि ये जो सीट है कांग्रेस का गढ़ रहा है, यहाँ पर लगातार कांग्रेस की जीत होती रही। इसके अलावा 1998 में कांग्रेस के दूसरी बार यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा था, जब भाजपा के प्रत्याशी संजय सिंह सतीश शर्मा को हरा दिए थे। तो 1998 में आप सोचिए कि वो एक वक्त था जिस वक्त बीजेपी धीरे धीरे काफी पकड़ बना चुकी थी और बीजेपी के जो ग्राफ है ऊपर जा रहा था। तो 1998 में जो संजय सिंह हैं वो बीजेपी के प्रत्याशी बने, वो जीते थे। फिर 1999 में चुनाव हुआ। 1999 में सोनिया गांधी अमेठी आती हैं। फिर अमेठी से एक बार फिर से ये नेहरू गांधी परिवार के खाते में चला जाता है सीट, और उसके बाद से लगातार अगर देखा जाए तो वहां पर नेहरू गांधी परिवार जीतता रहा 2019 तक। 2099 में सोनिया गांधी, उसके बाद 2004 से राहुल गांधी यहां पर उतरे और राहुल गांधी उसके बाद लगातार चुनाव जीतते रहे। तो कुल अगर देखा जाए तो यहां पर जो अमेठी की सीट है ये आप कह सकते हैं सिंबॉलिक सीट कि उत्तर प्रदेश में अमेठी और रायबरेली ये दो ऐसी सीट हैं जो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अहम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये आपका कह सकते हैं कि परंपरागत ट्रेडिशनली एक ऐसी सीट है जिसने नेहरू गांधी परिवार के पांव को राजनीति में जमाने में मददगार साबित हुई। जैसे कि पूरी हिस्ट्री जब हम बात करें थे अमेठी की सीट की, तो अमेठी की सीट की जो हिस्ट्री है उसमें साफ हो जाता है कि किस तरह से इंदिरा गांधी से शुरुआत हुई। यहाँ इंदिरा गांधी की अगर बात की, उत्तर प्रदेश में अगर इंदिरा गांधी से शुरुआत होती है, क्योंकि अमेठी की सीट पर सबसे पहले संजय गांधी ने जीत हासिल की 1980 में। 1980 के बाद फिर वहां पर नंबर आता है राजीव गांधी का। फिर राजीव गांधी लगातार जीतते रहे, फिर राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। उसके बाद फिर ये सीट एक टर्म के लिए चली जाती है एक दूसरे पार्टी के पास। लेकिन फिर से 1999 में एक बार फिर से जब सोनिया गांधी तय करती हैं कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगी, सक्रिय राजनीति में आएंगी, तो उन्होंने अमेठी को चुना, अपने पति के सीट को चुना, राजीव गांधी के सीट को चुना, और 1999 में उनको जीत हासिल हुई। उसके बाद फिर जब वो अपनी अगली पीढ़ी को सौंपते हैं राजनीतिक जो आपकी धरोहर है, राजनीतिक जो आपका सीट है, राजनीतिक सीट, वो राहुल गांधी को दी जाती है। और फिर राहुल गांधी भी वहां से लगातार सीट
जीतते आते हैं। यानी 2004 से एक बार जो परंपरा है नेहरू गांधी परिवार के परंपरा को सोनिया गांधी ने अपने बेटे के हाथ थमाया और उसके बाद बेटे उसको यानी राहुल गांधी उसको आगे लेकर गए और वो सीट वो लगातार जीतते रहे। और इस तरह से 2000 कुल मिलाकर देखा है 2019 में जाके राहुल गांधी जब हारे उसके बाद ये सीट बीजेपी के खाते में आई है। लेकिन अब आगे क्या होगा, ये सवाल इस वक्त हर किसी के जहन में। क्या नेहरू गांधी परिवार ने जो अपनी जमीन खोई है, कांग्रेस ने जो जमीन खोई है, क्या एक बार फिर से वो इसे वापस ले पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार क्या कांग्रेस एक बार फिर से लौट पाएगी अपने उस खोए जमीन को वापस लाने में? क्योंकि राहुल गांधी की जो पदयात्रा है, आप सोचिए कि राहुल गांधी की जो ये पदयात्रा दाखिल तो हो गई है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन कितना बड़ा एरिया कवर करने जा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कितना बड़ा एरिया ये कवर करेंगे? अब कांग्रेस इसके साथ ही अमेठी के साथ ही आप सोचिए रायबरेली की सीट है। सब सवाल तो ये भी उठेगा कि इस बार रायबरेली के सीट से सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी। अगर सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही है तो ऐसे में ये चुनाव कौन लड़ेगा? क्योंकि सोनिया गांधी ने तो साफ कर दिया कि वो 2024 में लोकसभा नहीं, वो राज्यसभा जा रही हैं। ऐसे में रायबरेली की सीट किसके खाते में जाएंगी? अब देखा जाए तो रायबरेली की सीट का इतिहास अगर देखें तो 1991 में पहली बार यहां पर लोकसभा चुनाव हुए और हर बार नेहरू गांधी परिवार का कोई ना कोई सदस्य यहां चुनाव लड़ा और जीता। सिर्फ दो ऐसे मौके आए हैं जब नेहरू गांधी परिवार के सदस्य रायबरेली से चुनाव नहीं जीत पाए, हारे हैं, 1962 में और 1999 के चुनाव में। रायबरेली में सिर्फ सोनिया गांधी ही नहीं लड़ी है चुनाव, इंदिरा गांधी का भी गढ़ रहा है। इंदिरा गांधी 3 बार रायबरेली से लोकसभा चुनाव जीती हैं। तो अमेठी और रायबरेली, इसीलिए ये दोनों सीटें नेहरू गांधी परिवार का कहा जाता है। और साथ ही इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी भी रायबरेली से चुनाव लड़े थे, यानी कि राजीव गांधी के पिताजी राहुल गांधी के दादाजी। 1952 और 1957 में 2 बार जीत हासिल की थी रायबरेली से फिरोज गांधी ने। इसी तरह से अगर पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू के पोते की बात की जाए अरुण गांधी, 1980 में उपचुनाव में जीते थे यहां से रायबरेली से। 1984 में भी वो रायबरेली से यहां पर जीत हासिल की थी, यानी नेहरू गांधी परिवार के पास ही रहा। क्योंकि आपको पता है कि 84 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी, इसी वजह से रायबरेली की सीट जो है वो नेहरू गांधी परिवार में अरुण नेहरू को वो सीट मिली थी। अब 1989 और 1991 में जवाहरलाल नेहरू की भाभी शीला कौल इस सीट पर जीत हासिल करती थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए अगर इंदिरा गांधी नहीं तो इंदिरा गांधी के परिवार के लोग, अगर उनके परिवार के लोग नहीं तो फिर उनके बहू यानी कि सोनिया गांधी फिर वो उस सीट पर आ गई थी। तो कुल मिलाकर 1996 से लेकर 98 में सबसे बुरा प्रदर्शन कांग्रेस का, सबसे खराब प्रदर्शन रहा रायबरेली में अगर बात की जाए। तो इस तरह से देखा जाए तो इस वक्त देखना है कि आखिरकार रायबरेली की सीट में इस बार क्या होगा। क्या अमेठी में अगर राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरते हैं फिर तो एक है कि ठीक है, फिर ये सोचना है कि रायबरेली में कौन चुनाव लड़ेगा। अगर अमेठी में चुनाव नहीं लड़ते हैं राहुल गांधी तो ऐसे में क्या वो रायबरेली की सीट पर आएंगे? क्योंकि रायबरेली की जो सीट है वो कंसिस्टेंटली कांग्रेस के पास रही है और कांग्रेस का आप कह सकते हैं कि नेहरू गांधी परिवार का ये गढ़ माना जाता है। और अब हालांकि अमेठी को भी गढ़ ही माना जाता था, लेकिन गढ़ में सेंधमारी की स्मृति ईरानी ने, जिन्होंने 2019 में राहुल गांधी को हरा दिया और 55,000 के वोटों के मार्जिन से हराया। और अब देखिए 55,000 वोटों के मार्जिन से हराया, छोटा मोटा नहीं, बड़ा मार्जिन रहा है राहुल गांधी को हराना। हालांकि जब वो 2014 में लड़ी थी तब राहुल गांधी ने उनको 1 लाख के वोटों से हरा दिया था, लेकिन स्मृति ईरानी ने मैदान नहीं छोड़ा। अगले 5 साल तक उन्होंने काम किया और उसके बाद जब 2019 में चुनावी मैदान में उतरी तो उन्होंने राहुल गांधी जैसे बड़े नाम को, एक ऐसा नाम नेहरू गांधी परिवार का जिनका अमेठी गढ़ है, उसको पूरी तरह से हिलाकर रख दिया और हरा दिया। और यही वजह रही कि राहुल गांधी कभी मुड़कर वापस नहीं आए। आज जब राहुल गांधी यहां वापस आएंगे तो सबसे बड़ा सवाल यही हुआ कि राहुल गांधी आखिरकार कितना एक बार फिर से अपने वोट बैंक को यहां पर कंसोलिडेट कर सकते हैं। वैसे भी उत्तर भारत को लेकर राहुल गांधी के आप प्रचार में आप देखेंगे उन्होंने कहा था कि दक्षिण भारत के लोग ज्यादा मैच्योर्ड, उन्होंने कहा था, एक बयान आया था जिसको लेकर बहुत आलोचना हुई थी राहुल गांधी की, कि उन्होंने कह दिया था कि दक्षिण भारत के लोग ज्यादा मैच्योर्ड हैं। क्योंकि ये बयान तभी आया था जब राहुल गांधी चुनाव हारे थे अमेठी में। उसके बाद उनका एक और भाषण जो काफी पॉपुलर रहा, जब वो तेलंगाना में प्रचार कर रहे थे, तेलंगाना में उन्होंने कहा था कि तेलंगाना में भी उनकी सरकार बनी, हाल ही में जो चुनाव हुए रेवंत रेड्डी वहां पर मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश को हम एक बार फिर से अगर जीतना चाहते हैं, कांग्रेस से सरकार बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में जरूरत यह है
कि 2-3 हमें ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स चाहिए जिनके अंदर भूख हो, युवा लीडर चाहिए मुख्यमंत्री बनने की, और वो जमीन बनाए पार्टी के लिए और लड़े, जिस तरह से तेलंगाना में किया और तेलंगाना में सरकार बनाई। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या वजह रही कि राहुल गांधी या फिर कांग्रेस लगातार पिछड़ते गए? क्योंकि 2009 की जब बात की जाती है कि 2009 में जब चुनाव जीते थे, यहाँ पर कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती थी, तब आरपीएन सिंह भी जीते थे। इसके अलावा जगदम्बिका पाल जो भी बीजेपी में, उन्होंने भी चुनाव उस दौर में जीता था कांग्रेस के नाम से यहाँ पर। इसी तरह से और भी बहुत सारे लीडर्स थे। झांसी से भी तब आदित्य जैन हुआ करते, तो उन्होंने भी सीटें जीती थी। तो एक एक पूरा नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग, पूर्वांचल में भी उन्होंने सीट जीती थी, अवध के इलाके में सीट जीती थी। उसके बाद उन्होंने, आरपीएन सिंह ने कुशीनगर से चुनाव जीता था, तो आरपीएन सिंह जीते थे, तो पूर्वी अगर देखा जाए पूर्वांचल में चुनाव उन्होंने जीता। उसके बाद अवध में उन्होंने चुनाव जीता। झांसी का मैंने जिक्र किया, तो आप सोचिए कि बुंदेलखंड के इलाकों में भी उन्होंने चुनाव जीता। उसके बाद मुरादाबाद में भी चुनाव जीता था जब अजहरुद्दीन चुनाव जीते थे कांग्रेस के। तो 2009 का जो वक्त था, उस दौरान राहुल गांधी या फिर कांग्रेस ने, कह सकते हैं कि कांग्रेस ने हर एक इलाके में जीत हासिल की थी। तो उनकी जो सीटें आई थी, 20-21 सीटें जो आई थी 2009 में, इसी वजह से आई थी कि अलग अलग जगह पे चुनाव जीते थे और कहीं ना कहीं उस वक्त काफी एक्टिव भी नजर आए थे राहुल गांधी उस दौरान। लेकिन जैसे ही 2014 के चुनाव हुए, 2014 के बाद से कहीं ना कहीं जो ग्राफ नीचे गया, फिर वापस नहीं, क्योंकि 2014 में लोगों ने माना कि 2014 में मोदी की लहर थी और मोदी की लहर में सब हार गए। लेकिन 2019 में फिर क्या हुआ? 2019 में एक बार क्या फिर से, जब कि मौका था एक बार फिर से जीतने का, एक बार फिर से अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने का, वो वापस जमीन नहीं ला पाए यहां पर कांग्रेस के नेता। यहां तक कि राहुल गांधी भी चुनाव हार गए। तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस के सीट हवा में उड़ गए, उनको वापसी उनकी नहीं हो पाई। अब यह देखना है कि राहुल गांधी जब आए हैं तो कितना वक्त देते हैं उत्तर प्रदेश को, क्योंकि अजय राय जो इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, वो ये चाहते हैं कि राहुल गांधी ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताएं या फिर प्रियंका गांधी भी ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताएं उत्तर प्रदेश में, ताकि पार्टी को मजबूत करने का मौका मिले। लेकिन बहरहाल ऐसा लगता नहीं कि अभी ये हो पाएगा, क्योंकि राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है, पहले करीब करीब 10 दिन तक रुकना था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट ये बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की जो यात्रा है, अब जब अमेठी पहुंचेगी तो अमेठी रायबरेली होते हुए ये उन्नाव जाएंगे, फिर उन्नाव से कानपुर देहात होते हुए, क्योंकि कानपुर में भी 2009 में सीट जीती गई थी, तो लोकसभा सीट जो कानपुर की थी वो भी कांग्रेस ने जीती थी। तो एक बार फिर से कोशिश हो रही है कि वो सीटें जहां पर कांग्रेस ने उस दौरान जीत हासिल की थी, वहां पर एक बार फिर से जाया जाए। तो यहां से उन्नाव से भी चुनाव जीता था 2009 में कांग्रेस ने 2009 में उन्नाव जीता। उसके बाद फिर कानपुर जीता, तो कानपुर भी जाएंगे राहुल गांधी। फिर वहां से नीचे वो बुंदेलखंड